नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय चौथा, भाग दूसरा। अब तक आपने जाना कि योगी जी कुंवर को यानी कुंवर वीरेंद्र सिंह को बताते हैं कि चंद्रकांता जीवित है और उसे अपनी जान देने से रोकते हैं। और इधर महाराज शिवदत्त राजपाट छोड़कर वन में तपस्या करने चले जाते हैं। अब आगे। तेज सिंह ने कुंवर वीरेंद्र सिंह से पूछा, आप इस बाग को देखकर चौंके क्यों? इसमें कौन सी अद्भुत चीज आपको नजर पड़ी? कुमार, मैं इस बाग को पहचान गया। तेज सिंह, आपने इसे कब देखा था? कुमार, अरे ये वही बाग है जिसमें मैं लश्कर से आया गया था। इसी में मेरी आंखें खुली थी। इसी बाग में जब आंखें खुली तो कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी और इसी बाग में खाना भी मिला था, जिसे खाते ही मैं बेहोश होकर दूसरे बाग में पहुंचाया गया था। वह देखो, सामने वह छोटा सा तालाब है जिसमें मैंने स्नान किया था। दोनों तरफ दो जामुन के पेड़ हैं, कैसे ऊंचाई दिखाई दे रहे हैं। तेज सिंह, हम भी इस बाग की सैर कर लेते तो क्या बेहतर था। कुमार, चलो घूमे। मैं ख्याल करता हूँ कि उस कमरे का दरवाजा भी खुला होगा जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी। चारों आदमी उस बाग में घूमने लगे। कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जो जो चीजें पहले कुमार ने देखी थी आज भी नजर पड़ी। सफाई भी अच्छी थी। किसी जगह गर्द या कतवार का नामो निशान नहीं था। पहली दफा जब कुमार इस बाग में आए थे तब इनकी दूसरी ही हालत थी। ताज्जुब में भरे हुए थे। तबीयत घबरा रही थी। कई बातों का सोच घेरे हुए थे, इसलिए इस बाग की सैर पूरी तरह से नहीं कर सके। पर आज अपने यारों के साथ हैं। किसी बात की फिक्र नहीं, बल्कि बहुत से अरमानों के पूरा होने की उम्मीद बंध रही है। खुशी खुशी अय्यारों के साथ घूमने लगे। आज इस बाग की कोई कोठरी, कोई कमरा, कोई दरवाजा बंद नहीं है। सब जगहों को देखते, अपने अय्यारों को दिखाते और मौके मौके पर ये भी कहते जाते, इस जगह हम बैठे थे, इस जगह भोजन किया था, इस जगह सो गए थे, कि दूसरे बाग में पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, दोपहर को भोजन करके सो रहने के बाद आप जिस कमरे में पहुंचे थे, जरूर इस बाग का रास्ता भी कहीं इस बाग में से ही होगा। अच्छी तरह घूम के खोजना चाहिए। कुमार, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। देवी सिंह, पहली दफा जब आप इस बाग में आए थे तो खूब खातिर की गई थी। नहाकर पहनने के कपड़े मिले, पूजा पाठ का सामान दुरुस्त था, भोजन करने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिली थी। पर आज तो कोई बात भी नहीं पूछता। ये क्या? कुमार, ये तुम लोगों के कदमों की बरकत है। घूमते घूमते एक दरवाजा इन लोगों को मिला, जिसे खोल ये लोग दूसरे बाग में पहुंचे। कुमार ने कहा, बेशक ये वही बाग है जिसमें दूसरी दफा मेरी आंख खुली थी, या जहां कई औरतों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ताजुब है कि आज किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती। वाह रे चित्रनगर, पहले तो कुछ और था, आज कुछ और ही है। खैर, चलो इस बाग में चलकर देखें कि क्या कैफियत है। वह तस्वीर का दरबार और रौनक बाकी है या नहीं? रास्ता याद है और मैं इस बाग में बखूबी जा सकता हूँ। इतना कह कुमार आगे हुए और उनके पीछे पीछे चारों अय्यार भी तीसरे बाग की तरफ बढ़े। विजयगढ़ के महाराज जयसिंह को पहले ये खबर मिली थी कि तिलिस्म टूट जाने पर भी कुमारी चंद्रकांता की खबर नहीं लगी। इसके बाद ये मालूम हुआ कि कुमारी जीती जागती हैं और उसी की खोज में वीरेंद्र सिंह फिर खो के अंदर गए हैं। इन सब बातों को सुन सुन कर महाराज जयसिंह बराबर उदास रहा करते थे। महल में महारानी की भी बुरी दशा थी। चंद्रकांता की जुदाई में खाना पीना बिल्कुल छूटा हुआ था। सुख के काटा हो रही थी और जितनी औरतें महल में थीं, सभी उदास और दुखी रहा करती थी। एक दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे थे। दीवान हरदयाल सिंह जरूरी अर्जियां पढ़कर सुनाते और हुक्म लेते जाते। इतने में एक जासूस हाथ में एक छोटा सा लिखा हुआ कागज लेकर हाजिर हुआ। इशारा पाकर चौबदार ने उसे पेश किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उसे पूछा, ये कैसा कागज लाया है और क्या कहता है? जासूस ने अर्ज किया, इस तरह के लिखे हुए कागज शहर में बहुत जगह चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। तिरमुहानियों पर, बाजार में, बड़ी बड़ी सड़कों पर इसी तरह के कागज नजर पड़ते हैं। मैंने एक आदमी से पढ़वाया था, जिसके सुनने से जी में डर पैदा हुआ और एक कागज उखाड़ कर दरबार में ले आया हूँ। बाजार में इन कागजों को पढ़ पढ़कर लोग बहुत घबरा रहे हैं। जासूस के हाथ से कागज लेकर दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़ा और महाराज को सुनाया। ये लिखा हुआ था, नौगढ़ और विजयगढ़ के राजा आजकल बड़े जोर में आए होंगे।
दोनों को इस बात की बड़ी शेकी होगी कि हम चुनारगढ़ फतेह करके निश्चित हो गए। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। इसी तरह वीरेंद्र सिंह भी फूले न समाते होंगे। आजकल मजे में खो की हवा खा रहे हैं। मगर ये किसी को मालूम नहीं कि उन लोगों का बड़ा भारी दुश्मन मैं अभी जीता हूँ। आज से मैंने अपना काम शुरू करूंगा। नौगढ़ और विजयगढ़ के राजाओं, सरदारों और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को चुन चुन कर मारूंगा। दोनों राज्य मिट्टी में मिला दूंगा और फिर भी गिरफ्तार ना होऊंगा। ये न समझना कि हमारे यहाँ बड़े बड़े यार हैं। मैं ऐसे ऐसे अय्यारों को कुछ भी नहीं समझता। मैं भी एक बड़ा भारी अय्यार हूँ, लेकिन मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। बस जान से मार डालना मेरा काम होगा। अब अपनी अपनी जान की हिफाजत करो। चाहो तो यहाँ से भागते जाओ। खबरदार, खबरदार। अय्यारों का गुरु घंटाल जालिम खां। इस कागज को सुन महाराज जयसिंह घबरा उठे। हरदयाल सिंह के भी होश जाते रहे और दरबार में जितने आदमी थे सभी कांप उठे। मगर सभी को ढांढस देने के लिए महाराज ने गंभीर भाव से कहा, हम ऐसे ऐसे लुच्चों के डराने से नहीं डरते। कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी शहर में मुनादी करा दी जाए कि जालिम खां को गिरफ्तार करने की फिक्र सरकार कर रही है। ये किसी का कुछ न बिगाड़ सकेगा। कोई आदमी घबरा कर या डर कर अपना मकान न छोड़े। मुनादी के बाद शहर में पहरे का इंतजाम पूरा पूरा किया जाए और बहुत से जासूस उस शैतान की टोह में रवाना किए जाएं। थोड़ी देर बाद महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह भी सलाम करके घर जाना चाहते थे, मगर महाराज का इशारा पाकर रुक गए। दीवान को साथ ले महाराज जयसिंह दीवान खाने में गए और एकांत में बैठकर उसी जालिम खां के बारे में सोचने लगे। कुछ देर तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह ने कहा, हमारे यहाँ कोई अय्यार नहीं है जिसका होना बहुत ही जरूरी है। महाराजा जयसिंह ने कहा, तुम इसी वक्त एक खत यहाँ के हाल चाल का राजा सुरेंद्र सिंह को लिखो और वह विज्ञापन भी उसी के साथ भेज दो जो जासूस लाया था। महाराज के हुक्म के मुताबिक हरदयाल सिंह ने खत लिखकर तैयार किया और एक जासूस को देकर उसे पोशीदा तौर पर नौगढ़ की तरफ रवाना किया। इसके बाद महाराज ने महल के चारों तरफ पहरा बढ़ाने के लिए हुक्म देकर दीवान को विदा किया। इन सब कामों से छुट्टी पा महाराज महल में गए। रानी से भी यही हाल कहा। वह भी सुनकर बहुत घबराई। औरतों में इस बात की खलबली पड़ गई। आज का दिन और रात इस आश्चर्य में गुजर गई। दूसरे दिन दरबार में फिर एक जासूस ने कल की तरह एक और कागज लाकर पेश किया और कहा, आज तमाम शहर में इसी तरह के कागज चिपके दिखाई देते हैं। दीवान हरदयाल सिंह ने जासूस के हाथ से वे कागज ले लिया और पढ़कर महाराज को सुनाया। ये लिखा था, वाह वाह वाह, आपके लिए कि कुछ ना बन पड़ा तो नौगढ़ से मदद मांगने लगे। अरे ये नहीं जानते कि नौगढ़ में भी मैंने उपद्रव मचा रखा है। क्या आपका जासूस मुझसे छिपकर कहीं जा सकता था? मैंने उसे खत्म कर दिया। किसी को भेजिए, उसकी लाश उठा लाए। शहर के बाहर कोस भर पर उसकी लाश मिलेगी। इस इश्तिहार के सुनने से महाराज का कलेजा कांप उठा। दरबार में जितने आदमी बैठे थे सभी के छक्के छूट गए। अपनी अपनी फिक्र पड़ गई। महाराज के हुक्म से कई आदमी शहर के बाहर उस जासूस की लाश उठा लाने के लिए भेजे गए। जब तक उसकी लाश दरबार के बाहर लाई जाए एक धूम सी मच गई। हजारों आदमियों की भीड़ लग गई। सभी की जुबान पर जालिम खां सवार था नाम से लोगों के रोए खड़े होते थे। जासूस के सिर पर पता न था और जो खत वे ले गया था वह उसके बाजू से बंधी हुई थी। जाहिर है महाराज ने सभी को ढांढस दिया, मगर तबीयत में अपनी जान का भी खौफ मालूम हुआ। दीवान से कहा, शहर में मुनादी करा दी जाए कि जो कोई इस जालिम खां को गिरफ्तार करेगा उसे सरकार से 10,000 रुपए मिलेगा और यहाँ के कुल हालचाल का खत 5 सवारों के साथ नौगढ़ रवाना किया जाए। ये हुक्म देकर महाराज ने दरबार बर्खास्त किया। पांचों सवार जो खत लेकर नौगढ़ रवाना हुए डर के मारे कांप रहे थे। अपनी जान का डर था। आपस में इरादा कर लिया कि शहर के बाहर होते ही बेतहाशा घोड़े फेंक निकल जाएंगे, मगर ना हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही फिर इश्तिहार लिए हुए एक पहरे वाला दरबार में हाजिर हुआ। हरदयाल सिंह ने इश्तिहार लेकर देखा तो ये लिखा था, इन 5 समारोह की क्या मजाल थी जो मेरे हाथ से बचकर निकल जाते। आज तो इन्हीं पर गुजरी। कल से तुम्हारे महल में खेल मचाऊंगा। लो अब खूब संभल कर रहना। तुमने यह मुनादी कराई है ना कि जालिम खां को गिरफ्तार करने वाला का 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। मैं भी कह देता हूँ कि जो कोई मुझे गिरफ्तार करेगा उसे 20,000 इनाम दूंगा। आज का इश्तिहार पढ़ने से लोगों की क्या स्थिति हुई वे ही जानते होंगे। महाराज के तो होश उड़ गए। उनको अब उम्मीद न रही कि हमारी खबर नौगढ़ पहुंचेगी। एक खत के साथ पूरी पलटन को भेजना यहाँ भी जवां मर्दी से दूर था।
सिवाय इसके दरबार में जासूसों ने यह खबर सुनाई कि जालिम खां के खौफ से शहर कांप रहा है। ताज्जुब नहीं कि 2 या 3 दिन में तमाम रियाया शहर खाली कर दे। ये सुनकर और भी तबीयत घबरा उठी। महाराज ने कई आदमी उन सवारों की लाशों को लाने के लिए रवाना किए। वहां जाते उन लोगों की जान कांपती थी, मगर हाकिम का हुक्म था। क्या करते, लाचार तो थे। 5 आदमियों की लाशें लाई गई। उन सभी के सिर कटे हुए थे। मालूम होता था फांसी लगाकर जान ली गई है, क्योंकि गर्दन में रस्से के दाग थे। इस कैफियत को देखकर महाराज हैरान होकर चुपचाप बैठे थे। कुछ अकल काम ही नहीं करती थी। इतने में सामने से पंडित बद्रीनाथ आते दिखाई दिए। आज पंडित बद्रीनाथ का ठाठ देखने लायक था। पोर पोर से फुर्तीलापन झलक रहा था। अय्यारी के पूरे ठाठ से सजे थे, बल्कि उससे फाजिल तीर कमान लगाए, चुस्त जांघियां कसे, बटुआ और खंजर कमर से, कमन पीठ पर लगाए, पत्थरों की झोली गले में लटकती हुई, छोटा सा डंडा हाथ में लिए कचहरी में आकर मौजूद हो गए। महाराजा को यह खबर पहले ही लग चुकी थी कि राजा शिवदत्त अपनी रानी को लेकर तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ चले गए और पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह सब अय्यार राजा सुरेंद्र सिंह के साथ हो गए। ऐसे वक्त में पंडित बद्रीनाथ का पहुंचना महाराजा के वास्ते ऐसा हुआ जैसे मरे हुए पर अमृत बरसना। देखते ही खुश हो गए। प्रणाम करके बैठने का इशारा किया। बद्रीनाथ आशीर्वाद देकर बैठ गए। जयसिंह, आज आप बड़े मौके पर पहुंचे। बद्रीनाथ, जी हाँ, अब आप कोई चिंता न करें, 2-1 दिन में ही जालिम खां को गिरफ्तार कर लूंगा। जयसिंह, आपको जालिम खां की खबर कैसे लगी? बद्रीनाथ, अरे इसकी खबर तो नौगढ़ ही में लग गई, जिसका खुलासा हाल दूसरे वक्त कहूंगा। यहाँ पहुंचने पर शहर वालों को मैंने बहुत उदास और डर के मारे कांपते देखा। रास्ते में जो भी मुझको मिलता है था, उससे बराबर ढांढस देता था कि घबराओ मत, अब मैं आ पहुंचा हूं। बाकी हाल एकांत में कहूंगा, और जो कुछ काम करना होगा उसकी राय भी दूसरे वक्त एकांत में ही आपके और दीवान हरदयाल सिंह के सामने पक्की होगी, क्योंकि अभी तक मैंने स्नान पूजा कुछ भी नहीं किया है। इससे छुट्टी पाकर तब कोई काम करूंगा। अब महाराज जयसिंह के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, पंडित बद्रीनाथ को आप अपने मकान में उतारिए और इनके आराम की कुल चीजों का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे किसी बात की तकलीफ ना हो। मैं भी अब उठता हूँ। बद्रीनाथ, शाम को महाराज के दर्शन कहाँ होंगे, क्योंकि उसी वक्त मेरी बातचीत होगी। जयसिंह, जिस वक्त चाहो मुझसे मुलाकात कर सकते हो। महाराज जयसिंह ने दरबार बर्खास्त किया। पंडित बद्रीनाथ को साथ ले दीवान हरदयाल सिंह अपने मकान पर आए और उनकी जरूरत की चीजों का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया। जो कुछ दिन बाकी था, पंडित बद्रीनाथ ने जालिम खां के गिरफ्तार करने की तरकीब सोचने में गुजारा। शाम के वक्त दीवान हरदयाल सिंह को साथ ले महाराज जयसिंह से मिलने गए। मालूम हुआ कि महाराज बाग की सैर कर रहे हैं। वे दोनों बाग में गए हैं। उस वक्त महाराज के पास बहुत से आदमी थे। पंडित बद्रीनाथ के आते ही वे लोग विदा कर दिए गए। सिर्फ बद्रीनाथ और हरदयाल सिंह महाराज के पास रह गए। पहले कुछ देर तक चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त सिंह के बारे में बातचीत होती रही। इसके बाद महाराज ने पूछा, नौगढ़ में जालिम खां की खबर कैसे पहुंची? बद्रीनाथ, नौगढ़ में भी इसी तरह के इश्तिहार चिपकाए हैं, जिनके पढ़ने से मालूम हुआ कि विजयगढ़ में वह उपद्रव मचाएगा, इसलिए हमारे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। महाराज, इस दुष्ट जालिम खां ने वहां तो किसी की जान नहीं ली? बद्रीनाथ, नहीं, वहां अभी उसका दांव नहीं लगा। अय्यार लोग भी बड़ी मुस्तैदी से उसकी गिरफ्तारी की फिक्र में लगे हुए हैं। महाराज, यहाँ तो उसने कई खून किए। बद्रीनाथ, हाँ, शहर में आते ही मुझे खबर लग चुकी है। खैर, देखा जाएगा। महाराज, अगर जोशी जी को भी साथ लाते तो उनके रमल की मदद से बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाता। बद्रीनाथ, महाराज जरा इसकी बहादुरी की तरफ ख्याल कीजिए कि इश्तिहार देकर डंके की चोट पर काम कर रहा है। ऐसे शख्स की गिरफ्तारी भी उसी तरह होनी चाहिए। जोशी जी की मदद की इसमें क्या जरूरत है? महाराज, हाँ, देखें वह कैसे गिरफ्तार होता है। शहर भर उसके खौफ से कांप रहा है। बद्रीनाथ, घबराइए नहीं, सुबह शाम में किसी न किसी को गिरफ्तार करता हूँ। महाराज, क्या वे लोग कई आदमी हैं? बद्रीनाथ, जरूर कई आदमी होंगे। ये अकेले का काम नहीं है कि यहाँ से नौगढ़ तक की खबर रखे और दोनों तरफ नुकसान पहुंचाने की नियत रखे। महाराज, अच्छा, जो चाहे को करो। तुम्हारे आ जाने से बहुत कुछ ढांढस हो गई, नहीं तो बड़ी फिक्र ही लगी हुई थी। बद्रीनाथ, अब मैं रुखसत होऊंगा, बहुत कुछ काम करना है। हरदयाल सिंह, क्या आप डेरे की तरफ नहीं जाएंगे? बद्रीनाथ, कोई जरूरत नहीं, मैं पूरे बंदोबस्त से आया हूँ और जिधर जी चाहेगा चल दूंगा। कुछ रात जा चुकी थी। जब महाराज से विदा हो
बद्रीनाथ जालिम खां की टोह में रवाना हुए। बद्रीनाथ जालिम खां की फिक्र में रवाना हुए। वे क्या करेंगे, कैसे जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, इसका हाल किसी को मालूम नहीं। जालिम खां ने आखिरी इश्तिहार में महाराजा को धमकाया था कि अब तुम्हारे महल में डाका मारूंगा। महाराज भर इश्तिहार का बहुत कुछ असर हुआ। पहरे पर आदमी चौगुने कर दिए गए। आप भी रात भर जागने लगे। हरदम तलवार का कब्जा हाथ में रहता था। बद्रीनाथ के आने से कुछ तसल्ली तो हो गई थी, मगर जिस रोज वह जालिम खां को गिरफ्तार करने चले गए, उसके दूसरे ही दिन फिर इश्तिहार शहर में हर चू मुहानियों और सड़कों पर चिपका हुआ लोगों की नजर पड़ा, जिसमें का एक कागज जासूस ने लाकर दरबार में महाराज के सामने पेश किया और दीवान हरदयाल सिंह ने पढ़कर सुनाया। ये लिखा हुआ था, होशियार रहना, पंडित बद्रीनाथ की अय्यारी के भरोसे मत भूलना। कल का छोकरा क्या कर सकता है। पहले तो जालिम खां तुम्हारा दुश्मन था, अब मैं भी पहुंच गया हूँ। 15 दिन के अंदर इस शहर को उजाड़ कर दूंगा और आज के चौथे दिन बद्रीनाथ का सिर लाकर 12 बजे रात को तुम्हारे महल में पहुंचूंगा। होशियार, उस वक्त भी जिसका जी चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले। देखूं तो माई का लाल कौन निकलता है। जो कोई महाराज का दुश्मन हो और मुझसे मिलना चाहे, वह टेटी चोटी में 12 बजे रात को मिल सकता है। आफत खां खूनी। इस इश्तिहार ने तो महाराज के बचे बचाए होश भी उड़ा दिए। बस यही जी में आता था किसी वक्त विजयगढ़ छोड़ के भाग जाएं, मगर जमा मर्दी और हिम्मत ऐसा करने से रोकती थी। जल्दी से दरबार बर्खास्त किया। दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर दीवान खाने में चले गए और इस नए आफत खां खूनी के बारे में बातचीत करने लगे। महाराज ने कहा, अब क्या क्या जाए, एक ने तो आफत मचा ही रखी थी, अब दूसरे इस आफत खां ने आकर और भी जान सुखा दी। अगर ये दोनों गिरफ्तार ना हुए तो हमारे राज्य करने में लानत है। हरदयाल सिंह ने कहा, बद्रीनाथ के आने से कुछ उम्मीद हो गई थी कि जालिम खां को गिरफ्तार करेंगे, मगर अब तो उनकी जान भी बचती नजर नहीं आती। महाराज, अब किसकी तरकीब से आज की ये खबर नौगढ़ पहुंचती तो बेहतर होता। वहां से बद्रीनाथ की मदद के लिए और एआर आ जाता। हरदयाल सिंह, नौगढ़ जिस आदमी को भेजेंगे उसी की जान जाएगी। हाँ, 100-200 आदमियों के पहरे में कोई खत जाए तो शायद पहुंचे। महाराज, नाम को हमारे यहाँ 50 जासूस हैं, बरसों से हरामखोरों की तरह बैठे खा रहे हैं, मगर आज एक काम उनके लिए के नहीं हो सकता। ना कोई जालिम खां की खबर लाता है, ना कोई नौगढ़ खत पहुंचाने लायक है। हरदयाल सिंह, एक ही जासूस के मरने से सभी के छक्के छूट गए। महाराज, खैर आज शाम को हमारे कुल जासूसों को लेकर बाग में आओ। या तो कुछ काम ही निकालेंगे या सारे जासूस तोप के सामने रखकर उड़ा दिए जाएंगे। फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मैं खुद उस हरामजादे को पकड़ूंगा। हरदयाल सिंह, जो हुक्म। महाराज, बस अब जाओ, जो हमने कहा उसकी फिक्र करो। दीवान हरदयाल सिंह महाराज से विदा हो अपने मकान पर आ गए, मगर हैरान थे कि क्या करें, क्योंकि क्योंकि महाराज को बेतरा क्रोध चढ़ाया था। उम्मीद तो यही थी कि किसी जासूस के लिए कुछ ना होगा और वे बेचारे मुफ्त में तोप के आगे उड़ा दिए जाएंगे। फिर भी वह सोचते थे कि जब महाराज खुद उन दुष्टों की गिरफ्तारी की फिक्र में घर से निकलेंगे तो मेरी जान भी गई। अब जिंदगी की क्या उम्मीद है। कुंवर वीरेंद्र सिंह तीसरे बाग की तरफ रवाना हुए, जिसमें राजकुमारी चंद्रकांता की दरबारी तस्वीर देखी थी और जहां कई औरतें कैदियों की तरह इनको गिरफ्तार करके ले गई थी। उसमें जाने का रास्ता इनको मालूम था। जब कुमार उस दरवाजे के पास पहुंचे जिसमें से होकर ये लोग इस बाग में पहुंचते, तो वहां एक कमसीन औरत नजर पड़ी जो इन्हीं की तरफ आ रही थी। देखने में खूबसूरत और पोशाक भी उसकी बेशकीमती थी। हाथ में खत लिए कुमार के पास आकर खड़ी हो गई। खत कुमार के हाथ में दिया। उन्होंने ताजुब में आकर खुद उसे पढ़ा। लिखा हुआ था, कई दिनों से आप हमारे इलाके में आए हुए हैं, इसलिए आपकी मेहमानदारी हमको लाजिम है। आज सब सामान दुरुस्त किया है। इसी लौंडी के साथ आइए और झोपड़ी को पवित्र कीजिए। इसका एहसान जन्म भर ना भूलूंगा। सिद्धनाथ योगी। कुमार ने खत तेज सिंह के हाथ में दिया। उन्होंने पढ़कर कहा, साधु हैं, योगी हैं, इसी से खत में कुछ हुकूमत भी झलकती है। देवी सिंह और जोशी जी ने भी खत को पढ़ा। शाम हो चुकी थी। कुमार ने अभी उस खत का कुछ जवाब नहीं दिया था कि तेज सिंह ने उस औरत से कहा, हम लोगों को महात्मा जी की खातिर मंजूर है, मगर अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। घड़ी भर के बाद चलेंगे, क्योंकि संध्या करने का समय हो चुका है। औरत, तब तक मैं ठहरती हूँ, आप लोग संध्या कर लीजिए। अगर हुक्म हो तो संध्या के समय के लिए जल और आसन ले आऊं। देवी सिंह, नहीं, कोई जरूरत नहीं। औरत, तो फिर यहाँ संध्या कैसे कीजिएगा? इस बाग में कोई नहर नहीं, बावड़ी नहीं। तेज सिंह, उस दूसरे बाग में बावड़ी है,
औरत, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मैं अभी सब सामान ले आती हूँ, या फिर मेरे साथ चलिए, उस बाग में संध्या कर लीजिएगा। अभी तो उसका समय भी नहीं बीत चला है। तेज सिंह, नहीं, हम लोग इसी बाग में संध्या करेंगे। अच्छा, जल ले जाओ। इतना सुनते ही वह औरत लपकती हुई तीसरे बाग में चली गई। कुमार, इस खत को भेजने वाले अगर वे ही योगी हैं जिन्होंने मुझे कूदने से बचाया था, तो बड़ी खुशी की बात है। जरूर वहां वन कन्या से भी मुलाकात होगी। मगर तुम रुक क्यों गए? उसी बाग में चलकर संध्या कर लेते। मैं तो उसी वक्त कहने को था, मगर ये समझकर चुप हो रहा कि शायद इसमें भी तुम्हारा कोई मतलब हो। तेज सिंह, जरूर ऐसा ही है। देवी सिंह, क्यों? क्यों उस्ताद, इसमें क्या मतलब है? तेज सिंह ने कहा, देखो, मालूम ही हुआ जाता है। कुमार, तो कहते क्यों नहीं? आखिर कब बताओगे? तेज सिंह, हमने ये सोचा कि कहीं योगी जी हम लोगों से धोखा न करें, कि खाने पीने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दें। जब हम लोग बेहोश हो जाएं तो उठवा कर खो के बाहर रखवा दें और यहाँ आने का रास्ता बंद करवा दें। ऐसा होगा तो कुल मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। देखिए, आप भी इसी बाग में बेहोश हुए गए थे। जब कैदी बनाकर लाए थे और प्यास लगने पर एक कटोरा पानी पिया था, उसी वक्त बेहोश हो गए और खो में ले जाकर रख दिए गए थे। अगर ऐसा ना हुआ तो उसी समय कुछ ना कुछ हाल यहाँ का मिल गया होता। फिर ये मैं भी सोचता हूँ कि अगर हम लोग वहां जाकर भोजन से इनकार करेंगे तो भी ठीक ना होगा, क्योंकि दावत कबूल करके मौके पर खाने से इनकार कर जाना उचित नहीं। देवी सिंह, तो फिर इसकी तरकीब क्या सोची है? तेज सिंह, तरकीब क्या है? बस वही तिलस्मी गुलाब का फूल घिस कर सभी को पिलाऊंगा और आप भी पीऊंगा। फिर 7 दिन तक बेहोश करने वाला कौन है? कुमार, हाँ ठीक है, पर यह वैद्य भी कैसा चतुर होगा जिसने दवाइयों में से ऐसे काम के नायाब फूल बनाए। तेज सिंह, ठीक है। इतने में वही औरत सामने से आते दिखाई पड़ी। उसके पीछे 3 लौंडियां आसन, पंचपात्र, जल इत्यादि हाथों में लिए आ रही थी। उस बाग में एक पेड़ के नीचे कई पत्थर बैठने लायक रखे हुए थे। औरतों ने उन पत्थरों पर सामान दुरुस्त कर दिया। इसके बाद तेसी ने उन लोगों से कहा, अब थोड़ी देर के वास्ते तुम लोग अपने बाग में चली जाओ, क्योंकि औरतों के सामने हम लोग संध्या नहीं करते। आप ही लोगों की खिदमत करके जन्म बीत गया। ऐसी बातें क्यों करते हैं? सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि हट जाओ, लो मैं जाती हूँ। कहती हुई वह औरत लौंडियों को साथ लेकर चली गई। उसकी बात पर ये लोग हंस पड़े और बोले, जरूर अय्यारों के संग रहने वाली है। संध्या करने के बाद तेज सिंह ने तिलस्मी गुलाब का फूल पानी में घिसकर सभी को पिलाया तथा आप भी पिया, और तब रहा देखने के लिए फिर वह औरत आए तो उसके साथ हम लोग चले। थोड़ी देर के बाद वही औरत फिर आई। उसने इन लोगों को चलने के लिए कहा। ये लोग भी तैयार थे, उठ खड़े हुए और उसके पीछे रवाना होकर तीसरे बाग में पहुंचे। अय्यारों ने अभी तक इस बाग को नहीं देखा था, मगर कुंवर वीरेंद्र सिंह इसे खूब पहचानते थे। इसी बाग में कैदियों की तरह लाए गए थे और यहीं पर कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। मगर आज इस बाग को वैसा नहीं पाया। ना तो वह रोशनी ही थी, ना उतने आदमी ही। हाँ, 5-7 औरतें इधर उधर घूमती फिरती दिखाई पड़ी और 2-3 पेड़ों के नीचे कुछ रोशनी भी थी जहां उसका होना जरूरी था। शाम हो गई थी, बल्कि कुछ अंधेरा भी हो चुका था। वह औरत इन लोगों के लिए उस कमरे की तरफ चली जहां कुमार ने तस्वीर का दरबार देखा था। रास्ते में कुमार सोचते जाते थे, चाहे जो हो, आज सब भेद मालूम किए बिना योगी का पिंड न छोड़ूंगा। हाल मालूम हो जाएगा कि बनकन्या कौन है, तिलस्मी किताब उसने क्यों पाई थी, हमारे साथ उसने इतनी भलाई क्यों की, और चंद्रकांता कहाँ चली गई। दीवान खाने में पहुंचे। आज यहाँ तस्वीर का दरबार नहीं था, बल्कि उन्हीं योगी जी का दरबार था जिन्होंने पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को बचाया था। लंबा चौड़ा फर्श बिछा हुआ था और उसके ऊपर एक मृगशाला बिछाए योगी जी बैठे हुए थे। बाईं तरफ कुछ पीछे हटकर वन कन्या बैठी थी और सामने की तरफ 4-5 लौंडियां हाथ जोड़े खड़ी थी। कुमार को आते देख योगी जी उठ खड़े हुए, दरवाजे तक आकर उनका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी के पास ले गए और अपने बगल में दाहिने और मृगशाला पर बैठाया। बनकन्या उठकर कुछ दूर जा खड़ी हुई और प्रेम भरी निगाहों से कुमार को देखने लगी। सब तरफ से हटकर कुमार की निगाह भी बनकन्या की तरफ जा डटी। उस वक्त इन दोनों की निगाहों से मोहब्बत, हमदर्दी और शर्म टपक रही थी। चारों आंखें आपस में घुल रही थी। अगर योगी जी का ख्याल ना होता तो दोनों दिल खोल कर मिल लेते, मगर नहीं, दोनों ही को इस बात का ख्याल था कि इन प्रेम की निगाहों को योगी जी ना जानने पाए। कुछ ठहर कर योगी और कुमार में बातचीत होने लगी। योगी, आप और आपकी मंडली के लोग कुशल मंगल से तो हैं। कुमार, आपकी दया से हर तरह से प्रसन्न है। परंतु परंतु क्या? कुमार ने कहा,
परंतु कई बातों का भेद न खुलने से तबीयत को चैन नहीं है। फिर भी आशा है कि आपकी कृपा से हम लोगों का ये दुख भी दूर हो जाएगा। योगी, परमेश्वर की दया से अब कोई चिंता न रहेगी और आप सबके सब संदेह छूट जाएंगे। इस समय आप लोग हमारे साग सत्तू को कबूल करें। इसके बाद रात भर हमारे आपके बीच बातचीत होती रहेगी। जो कुछ पूछना हो पूछिएगा। ईश्वर चाहेंगे तो अब किसी तरह का दुख उठाना नहीं पड़ेगा और आज ही से आपकी खुशी का दिन शुरू होगा। योगी की अमृत भरी बातों ने कुमार को उनके अय्यारों के सुखो दिलों को हरा दिया। तबीयत प्रसन्न हो गई। उम्मीद बन गई कि अब सब काम पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद भोजन का सामान दुरुस्त किया गया। खाने की जितनी चीजें थी सभी ऐसी थी कि सिवाय राजा महाराजाओं के और किसी के यहाँ नहीं पाई जाए। खाने पीने से निश्चित होने पर बाग के बीचों बीच पत्थर के खूबसूरत चबूतरे पर फर्श बिछाया गया और उसके ऊपर मृगशाला बिछाकर योगी जी बैठ गए। अपने बगल में कुमार को बैठा लिया। कुछ दूर पर हटकर वनकन्या अपनी दो सखियों के साथ बैठी और जितनी औरतें थी हटा दी गईं। रात पहर भर से ज्यादा हो चुकी थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से उदय हो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी जिसमें सुगंधित फूलों की मीठी महक उड़ रही थी। योगी ने मुस्कुराकर कहा, अब जो कुछ पूछना हो पूछिए, मैं सब बातों का जवाब दूंगा और जो कुछ काम आपका अभी तक अटका है उसको भी कर दूंगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह के जी में बहुत सी ताज्जुब की बातें भरी हुई थी। हैरान थे कि पहले क्या पूछूं। आखिर खूब संभल कर बैठे और योगी से पूछने लगे। जो कुछ दिन बाकी था दीवान हरदयाल सिंह ने जासूसों को इकट्ठा करने और समझाने बुझाने में बिताया। शाम को जब सब जासूसों को साथ ले हुक्म के मुताबिक महाराज जयसिंह के पास बाग में हाजिर हुए। खुद महाराज जयसिंह ने जासूसों से पूछा, तुम लोग जालिम खां का पता क्यों नहीं लगा सकते? इसके जवाब में उन्होंने अर्ज किया, महाराज हम लोगों से जहां तक बनता है कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि पता लग जाए। महाराज ने कहा, आफत खां एक नया शैतान पैदा हुआ। इसने अपने इश्तिहार में अपने मिलने का पता भी लिखा है। फिर क्यों नहीं तुम लोग उसी ठिकाने पर मिलकर उसे गिरफ्तार करते हो? जासूसों ने जवाब दिया, महाराज आफत खां ने अपने मिलने का ठिकाना टेटी चोटी लिखा है। अब हम लोग क्या जाने टेटी चोटी कहाँ है, कौन सा मोहल्ला है, किस जगह को उसने इस नाम से लिखा है, इसका क्या अर्थ है तथा हम लोग कहाँ जाएं? ये सुनकर महाराज भी टेटी चोटी के फेर में पड़ गए। कुछ भी समझ में ना आया। जासूसों को बेकसूर समझ कुछ ना कहा। हाँ, डरा धमका कर और ताकीद करके रवाना किया। अब महाराज को अपने जीने की उम्मीद कम रह गई। खौफ के मारे रात भर हाथ में तलवार लिए जागा करते, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कुछ भरोसा था अपनी बहादुरी ही का था। दूसरे दिन इश्तिहार फिर शहर में चिपका हुआ पाया, जिसे पहरे वालों ने लाकर हाजिर किया। दीवान हरदयाल सिंह ने उसे पढ़कर सुनाया। ये लिखा था, देखना खूब संभल कर रहना, बद्रीनाथ को गिरफ्तार कर चुका हूँ। अपने पहले वादे के मुताबिक कल 12 बजे रात को उसका सिर लेकर तुम्हारे महल में हम लोग कई आदमी पहुंचेंगे। देखें कैसे गिरफ्तार करते हो आफत खां। विजयगढ़ के पास भयानक जंगल में नाले के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर दो आदमी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। चांदनी खूब छिटकी हुई है, जिसमें इन लोगों की सूरत और पोशाक साफ दिखाई पड़ती है। दोनों आदमियों में से जो दूसरे पत्थर पर बैठा है उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। काला रंग, लंबा कद, काली दाढ़ी, सिर्फ जांघिया और चुस्त कुर्ता पहने और तीर कमान और ढाल तलवार आगे रखे, घुटना जमीन के साथ लगाए और बड़ी बड़ी काली और कड़ी मूछें ऊपर को चढ़ी हुई हैं। भूरी और खूंखार आंखें चमक रही हैं। चेहरे से बदमाशी और लुटेरापन झलक रहा है। इसका नाम जालिम खां है। दूसरा शख्स जो उसी के सामने विरासन में बैठा है उसका नाम आफत खां है। मेखना कद, लंबी दाढ़ी, चुस्त पैजामा और कुर्ता पहने, गंडासा सामने और एक छोटी सी गठरी बाईं तरफ रखे, जालिम खां की बात खूब गौर से सुनता और जवाब देता है। जालिम खां, तुम्हारे मिल जाने से बड़ा सहारा हो गया। आफत खां, इसी तरह मुझको तुम्हारे मिल जाने से, देखो ये गंडासा, इसी से हजारों आदमियों की जाने जाएंगी। मैं सिवाय इसके दूसरा हरबा नहीं रखता। ये जहर से बुझाया हुआ है, जिसे जरा भी इसका जख्म लग जाए फिर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। जालिम, बहुत हैरान होने पर तुमसे मुलाकात हुई। आफत, हाँ मुझे तुमसे जरूर मिलना था, इसलिए इश्तिहार चिपका दिए, क्योंकि तुम लोगों का कोई ठिकाना तो था नहीं जहां खोजता, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम अय्यारी जरूर जानते होगे, इसलिए अय्यारी बोली मैं अपना ठिकाना लिख दिया, जिससे किसी दूसरे की समझ में ना आए कि कहाँ बुलाया है।
जालिम, ऐसी ही कुछ थोड़ी सी आरी सीखी थी, मगर तुम इस फन में उस्ताद मालूम होते हो, तभी तो बद्रीनाथ को झट गिरफ्तार कर लिया। आफत, उस्ताद तो मैं कुछ नहीं, मगर हाँ, बद्रीनाथ जैसे छोकरे के लिए बहुत हूँ। जालिम, अच्छा जो चाहो करो, मगर मैंने तुमको अपना उस्ताद मान लिया, जरा बद्रीनाथ की सूरत तो दिखा दो। आफत, हाँ हाँ देखो, धड़ तो उसका गाड़ दिया, मगर सिर गठरी में बंधा है। लेकिन हाथ मत लगाना, क्योंकि इसको मसाले से तर किया है, जिससे कल तक सड़ ना जाए। इतना कह आफत खान ने अपनी बगल वाली गठरी खोली, जिसमें बद्रीनाथ का सिर बंधा हुआ था। कपड़ा खून से तर हो रहा था। जितने आदमी उसके साथियों में से उस जगह थे, बद्रीनाथ की खोपड़ी देख खुशी के मारे उछलने लगे। जालिम, ये शख्स बड़ा शैतान था। आफत, लेकिन मुझसे बच के कहाँ जाता। जालिम, मगर उस्ताद तुम एक बात बड़ी बेढब कहते हो कि कल 12 बजे रात को महल में चलना होगा। आफत, बेढब क्या है, देखो कैसा तमाशा होता है। जालिम, मगर उस्ताद तुम्हारे इश्तिहार दे देने से उस वक्त वहां बहुत से आदमी इकट्ठे होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गिरफ्तार हो जाएं। आफत, ऐसा कौन है जो हम लोगों को गिरफ्तार करे। जालिम, तो इसमें क्या कायदा है या क्या फायदा है कि अपनी जान जोखिम में डाली जाए, वक्त टाल के क्यों नहीं चलते। आफत, तुम तो गधे हो, कुछ खबर भी है कि हमने ऐसा क्यों किया। जालिम, अब ये तो तुम जानो। सुनो, मैं बताता हूँ, मेरी नीयत ये है कि जहां तक हो सके जल्दी से उन लोगों को मार पीट सब मामला खत्म कर दूं। उस वक्त जहां जितने आदमी मौजूद होंगे, सभी को बस तुम मुर्दा ही समझ लो। बिना हाथ पैर हिलाए सभी का काम तमाम करूं तो सही। जालिम, भला उस्ताद ये कैसे हो सकता है। आफत, देखो, इस किस्म के बहुत से गोले मैंने बना रखे हैं, जो एक एक तुम लोगों के हाथ में दे दूंगा। बस वहां पहुंचते ही तुम लोग इन गोलों को उन लोगों के भीड़ में फेंक देना, जो हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद होंगे। गिरते ही ये लोग गोले भारी आवाज देकर फूट जाएंगे, और इनमें से बहुत सा धुआं निकलेगा, जिसमें वे लोग छिप जाएंगे। आंखों में धुआं लगते ही अंधे हो जाएंगे, और नाक के अंदर जहां गया कि इन लोगों की जान गई। ऐसा जहरीला ये धुआं होगा। आफत खां की बात सुनकर सबके सब मारे खुशी के उछल पड़े। जालिम खां ने कहा, भला उस्ताद एक गोला यहाँ पटक के दिखाओ, हम लोग भी तो देख लें, दिल मजबूत हो जाएगा। हाँ देखो, ये कह के आफत खां ने वो गोला जमीन पर पटक दिया। साथ ही एक आवाज देकर गोला फट गया और बहुत सा जहरीला धुआं फैला, जिसको देखते ही आफत खां, जालिम खां और उनके साथी लोग जल्दी से हट गए। इस पर भी उन लोगों की आंखें सूज गई और सिर घूमने लगा। ये देखकर आफत खान ने अपने बटुए में से मरहम की एक डिबिया निकाली और सभी की आंखों में वह मरहम लगाया तथा हाथ में मलकर सुंघाया, जिससे उन लोगों की तबीयत कुछ ठिकाने हुई और वे आफत खां की तारीफ करने लगे। जालिम, वाह उस्ताद, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है। आफत, क्यों, अब तो महल में चलने का हौसला हुआ। जालिम, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का, जिसने तुम्हें मिला दिया। जो काम हम साल भर में करते, सो तुम एक रोज में कर सकते हो। वाह उस्ताद वाह, अब तो हम लोग उछलते कूदते महल में चलेंगे और सभी को दोजख में पहुंचाएंगे। लाओ एक एक गोला सभी को दे दो। आफत, अभी क्यों, जब चलने लगेंगे दे देंगे, कल का दिन जो काटना है। जालिम, अच्छा लेकिन उस्ताद, तुमने इतने दिन पीछे का इश्तिहार क्यों दिया। आज का ही कि दिन मुकर्रर किया होता तो आज मजा हो जाता। आफत, हमने समझा कि बद्रीनाथ जरा चालाक है, शायद जल्दी हाथ ना लगे, इसलिए ऐसा किया, मगर ये तो निरा बोदा निकला। जालिम, अब क्या करना चाहिए। आफत, इस वक्त तो कुछ नहीं, मगर कल 12 बजे रात को महल में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जालिम, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम और तुम साथ ही हैं, जब जो कहोगे करेंगे। आफत, अच्छा तो आज यहाँ से टलकर किसी दूसरी जगह आराम करना मुनासिब है, कल देखो खुदा क्या करता है। मैं तो कसम खा चुका हूँ कि महल में जाकर बिना सभी का काम तमाम किए एक दाना मुंह में नहीं डालूंगा। जालिम, उस्ताद ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कमजोर हो जाओगे। आफत, बस चुप रहो, बिना खाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसके बाद वह सब वहां से उठकर एक तरफ रवाना हो गए।